हाँ जी, स्वागत है आपका सैनिक एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। तो आज अपन राजस्थान इकोनॉमी जो है वो पढ़ेंगे मेंस के हिसाब से, ठीक है ना। तो राजस्थान इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी के बराबर ही इम्पोर्टेंट है, इवन कई बार तो उससे भी ज़्यादा नंबर की आ जाती है, लेकिन सामान्यतः हम राजस्थान इकोनॉमी मेंस के लिहाज से उतना पढ़ते ही नहीं है। एक कारण ये भी है कि प्रॉपर उस चीज़ की गाइडेंस भी नहीं होती कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे ही पढ़ना होता है, पर उसमें कुछ चीज़ें और भी के अंदर पढ़नी रहती है। तो वो क्या क्या है, वो सारी चीज़ों पर आज अपन डिस्कस करेंगे और उसको पढ़ना शुरू करेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता दूं कि ये लगभग 10-12 घंटे की क्लासेस रहेंगी, जिसके अंदर पूरा इकोनॉमिक। बिल्कुल भी नहीं आ रही आवाज़? बहुत कम आ रही है, आवाज़ बढ़ा दो भाई थोड़ा। तो लगभग 10-12 अब आ रही है आवाज़? गूंज तो नहीं रही ज़्यादा? ठीक है। तो लगभग 10-12 घंटे की क्लासेस रहेंगी, जिसके अंदर राजस्थान इकोनॉमी अपना लगभग पूरा हो जाएगा। और ये क्लासेस पूरी होने के बाद आपकी क्या क्या चीज़ें पूरी हो जाएंगी वो मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना होता है। एक आपको पढ़नी होती है फ्लैगशिप स्कीम। राजस्थान सरकार ने हाल ही में 25 योजनाओं को फ्लैगशिप स्कीम घोषित किया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। इसमें से अधिकतर योजनाएं भारत सरकार की ही है, उसको राजस्थान सरकार ने फ्लैगशिप के रूप में घोषित किया है। और कुछ योजनाएं जो स्पेसिफिकली राजस्थान सरकार की भी है। तो ये 25 की 25 योजनाएं हमने पढ़नी है, और ये घुमा फिरा के हमारे सर्वे में आई जाती है। 3 या 4 ऐसी योजनाएं हैं जो सर्वे में नहीं दी हुई, उसको भी हम साथ के साथ कवर कर लेंगे। बाकी आपको एक तो जो पढ़ना है वो है फ्लैगशिप स्कीम। थोड़ी सी आवाज गूंज रही है यार, थोड़ा सही करो इसको, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, फ्लैगशिप स्कीम पढ़ना है। सर्वे के साथ साथ चलती जाएंगी ये सारी चीजें। दूसरा और क्या पढ़ना होता है, राजस्थान सरकार ने, आपको पता होगा, राइजिंग राजस्थान जब इनिशिएटिव लिया उस समय में 10 नीतियां निकाली थी, है ना, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज। उसके बाद में 3 नीतियां और निकाली गई अभी मार्च अप्रैल के अंदर, 13 नीतियां हो गई। इनमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पिछली बार भारत सरकार के लॉजिस्टिक पॉलिसी पर क्वेश्चन पूछा था, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी हमें पढ़ना होगा सर्वे के अलावा। इसके अलावा और क्या पढ़ना होगा, राजस्थान सरकार का बजट 2025-26 जो है वो भी पढ़ना रहेगा, तो वो भी अपन इसके साथ में ही चीजों को मर्ज करते हुए चलेंगे। उसके बाद और क्या पढ़ना होगा, राजस्थान सरकार ने बजट के बाद में, बजट पर जब उसका चर्चा चलती है तो उस समय में कुछ और घोषणाएं होती है। तो बजट पर जब डिस्कशन चल रहा था तो 12 मार्च को वित्त और विनियोग विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा कुछ नवीन घोषणाएं की गई, वो भी अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। इन सारी चीजों को मिलाते हुए अपन सर्वे पढ़ेंगे, सिर्फ सर्वे नहीं पढ़ेंगे, इन सारी चीजों को जोड़ते हुए जहां पर जो चीज सर्वे में आती है उसके साथ में पैरेलली चलने देंगे। इसके साथ साथ जो करंट अफेयर की आपकी मैगजीन है, आप देखोगे जब अपनी 10-12 घंटे की क्लासेस हो जाएंगी या जो भी नोट्स आपको दिए जाएंगे वो पढ़ लोगे, तो आप देखोगे कि दिसंबर महीने से लेकर अप्रैल महीने तक की जो भी राजस्थान इकोनॉमी से जुड़ी खबरें हैं वो सारी अपन ने साथ के साथ ले ली। तो एक तरीके से ये हमारा एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में रहेगा, जिसमें कि राजस्थान इकोनॉमी आप पूरी एक ही जगह पर पढ़ पाओ, अलग अलग जगह पर भटकना ना पड़े। हालांकि आप क्रॉस चेक करने के लिए, क्रॉस टैली करने के लिए उसको एक बार जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसको वापस देख लेना, पर ज्यादातर चीजें जो अपने इसके अंदर कवर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये अपना पढ़ने का प्लान रहेगा। पढ़ने से पहले हम सबसे पहले तो इसका सिलेबस जान ले, क्योंकि सिलेबस को डिकोड करना बहुत जरूरी है। सिलेबस को डिकोड नहीं करने की वजह से हम कई ऐसी चीजें पढ़ते रहते हैं जो कि सिलेबस के अंदर नहीं है, और कुछ ऐसी चीजें पढ़ते नहीं है जो कि सिलेबस का भाग है। सबसे पहले हम सिलेबस को डिकोड करते हैं, चैप्टर यूनिट वाइज चलते हैं। तो राजस्थान इकोनॉमी के सिलेबस के अंदर 7 यूनिट दी गई है, और अपन इस यूनिट वाइज पढ़ेंगे। आपके इकोनॉमिक सर्वे के अंदर टोटल 10 चैप्टर हैं। इसमें से पहले 5 चैप्टर आपकी 5 यूनिट कवर कर लेते हैं, पूरी 5 यूनिट कवर होती है पहले 5 चैप्टर। तो सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो कौन से हैं, पहले 5, क्योंकि इन 7 में से 5 यूनिट को पहले 5 चैप्टर पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं, ठीक है। सिलेबस को थोड़ा सा डिकोड करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है एग्रीकल्चर सिनेरियो, कृषि परिदृश्य। इसमें क्या चीजें पढ़नी है, शुरुआत में जो एग्रीकल्चर के हम फैक्ट देखते हैं, कितनी ग्रोथ रेट रही है, कौन कौन से इसके उप क्षेत्र हैं, पशुधन है, मत्स्य है, वानिकी है। उसके बाद में प्रचलित जोत धारक है, कितनी भूमि, लैंड यूज किस तरीके से राजस्थान में किया जाता है। तो ये सारी चीजें एग्रीकल्चर सिनेरियो वाले पोर्शन के अंदर आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी।
इसमें कौन सी फसलों में राजस्थान अच्छा है, कौन कौन से एग्रीकल्चर क्लाइमेट एरियाज हैं, है ना, तो ये सारी चीज उसमें जाती हैं और ये राजस्थान ज्योग्राफी के जो है पैरेलल भी चलता है ये वाला टॉपिक। उसके बाद वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन, इसका मतलब है कि यहाँ पर सिंचाई योजनाएं जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसलिए एक प्रश्न पूछा गया था, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, 10 नंबर का प्रश्न पूछा गया। तो आप यहाँ पर देखोगे तो बड़े प्रश्न पूछे जाने की संभावना यहाँ से निकलती है वाटर रिसोर्सेज एंड इरिगेशन से। इस बार भी जो पूरा ये राम सेतु जो लिंक वाला जो परियोजना चलाई है, यमुना जो जल समझौता हुआ, है ना, तो वो सारी चीजें हमारे लिए इस टॉपिक के तहत इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद एक टॉपिक दिया गया एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कृषि विपणन। तो इसके माध्यम से हमें वो सारी चीजें जिसके अंदर कैसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कैसे एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग पॉलिसी, वो सारी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद में डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री, है ना, तो डेयरी और पशुपालन विकास। ओवरऑल अपन देखते हैं तो चैप्टर 2 मोटा मोटी अपन को पूरा ही पढ़ना है। कुछ चीजें हैं जो कि थोड़ी बहुत हटाई जा सकती है, हालांकि फिर वो 1-2 पेज होते हैं, उसको फिर अपन हटाते नहीं कि यार 1-2 पेज तो और पढ़ ही लेते हैं। तो ओवरऑल अपन देखते हैं तो जो चैप्टर 4 है एग्रीकल्चर वाला, वो पूरा ही पढ़ना है। क्या वैसे सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया तो वो मत्स्य फिशरीज नहीं किया गया, पर फिशरीज भी देखे तो एनिमल हस्बेंड्री में ओवरऑल आ जाता है। और वैसे भी फिशरीज जो है वो पिछली बार प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में प्रश्न पूछा था, है ना, तो वो नेशनल वाली से पूछ लिया। वानिकी नहीं पूछा गया, उसको अपन छोड़ सकते हैं, फॉरेस्ट्री वो सिलेबस के अंदर नहीं है, उसको अपन छोड़ सकते हैं। और आप देखोगे तो इस बार के सर्वे के अंदर फॉरेस्ट्री लिखा भी नहीं है इन्होंने। चैप्टर 2 के अंदर जो एग्रीकल्चर होता था हमेशा फॉरेस्ट्री लिखा होता था, इस बार का जो आप सर्वे देखोगे इसमें फॉरेस्ट्री वाला जो टॉपिक है, सब टॉपिक है, वो है ही नहीं, ठीक है ना। तो चाहे तो आप इसको छोड़ सकते हो, आपको करता है मन करता है कि यार 2 पेज तो है, इसको भी पढ़ लें, इसको क्यों छोड़े, तो उसको पढ़ सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगला जो आपकी यूनिट है वो है रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण विकास और ग्रामीण अवसंरचना। इसमें राजीविका आ जाता है, कौन कौन सी योजनाएं चल रही है गांवों के अंदर, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण हो गया, मनरेगा हो गया, एमपी लेड हो गया, एमएलए लेड हो गया, ये सारी योजनाएं इसके अंदर आ जाएंगी। पंचायती राज एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन, पिछली बार 6ठे राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें पूछी गई थी, वो ऐसे ही रैंडम नहीं पूछी गई, वो सिलेबस के अंदर क्लियरली मेंशन किया गया स्टेट फाइनेंस कमीशन। यहां पर क्या छोड़ सकते हैं, यहां पर आप देखोगे तो अर्बन डेवलपमेंट सिलेबस के अंदर नहीं है, अर्बन डेवलपमेंट जो सिलेबस के अंदर नहीं है। अब अर्बन वाले जो फैक्ट्स जो है वो अपन छोड़ सकते हैं, अर्बन वाली जो स्कीम्स है वो भी अपन छोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें से जो फ्लैगशिप स्कीम है 2 वो मैं करवाऊंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन करवाएंगे और एक है आपके प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, ये 2 फ्लैगशिप स्कीम है। अर्बन वाले के अंदर वो 2 फ्लैगशिप स्कीम अपन करेंगे, क्योंकि अर्बन सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी वो 2 अपन करेंगे, ठीक है। उसके अलावा डेवलपमेंट अथॉरिटी, अर्बन इंप्रूवमेंट ट्रस्ट या फिर आपके रेरा, ये सब एक तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, सिलेबस ये कहता है। और आप सारे क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछा जा रहा है, इससे बाहर नहीं जा रहे। अभी अपन सारे क्वेश्चंस भी देख लेंगे क्या क्या पूछे अभी तक। अगले टॉपिक पर चलते हैं, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है, संस्थागत ढांचा क्या है। एक पिछली बार प्रश्न पूछा गया बीआईपी के बारे में, है ना, बीआईपी के उद्देश्य लिखो, तो वो इस टॉपिक से था। तो हमें बीआईपी, आरएफसी, रिको, ये राजसिको, इसके अलावा 6-7 मैंने यहाँ पर और आपके लिए निकाले हैं, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे, है ना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि सर्वे में नहीं लिखी हुई है, जैसे इस बार का जो सर्वे है उसमें इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट वाला टॉपिक हटा दिया है, रिको, राजसिको, आरएफसी, बीआईपी, इसके बारे में डिटेल में लिखा ही नहीं हुआ, जैसे पिछली बार लिखा रहता था, लेकिन हमारे सिलेबस में है इसलिए अपन पढ़ेंगे। इवन सिलेबस से अपन 2 बातें इसमें एक्स्ट्रा ही पढ़ेंगे। एक चीज यदि मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं, या आप जब इंडस्ट्री वाली जो अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाते हो तो ये कुछ एक डिपार्टमेंट आपको अलग से दिए गए हुए हैं, है ना, तो ये सारे डिपार्टमेंट इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। राजस्थान बुनकर संघ, है ना, रूडा, टीएमआईसी, हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडस्ट्रीज, राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड, ये हम जो जनरली नहीं पढ़ते हैं लेकिन इस बार अपन पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है, इसलिए जो वेबसाइट पर, ओरिजिनल वेबसाइट पर जो जो डिपार्टमेंट के अंदर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट दिया हुआ है वो पूरा अपन पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि वो सिलेबस का भाग है, भले ही वो हमसे सर्वे में नहीं लिख के दिया लेकिन फिर भी अपन जो है उस चीज को पढ़ेंगे। बात क्लियर है।
तो वापस आते हैं सिलेबस पर। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इसको पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड रिसेंट ट्रेंड्स, उसके अंदर पूरा आयात निर्यात कितना क्या हो रहा है, हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसा है, वो सारी चीजें वो यहाँ पर फिर पूरा डिटेल में। उसके बाद खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, वो भी पूरी पढ़नी पड़ेगी। तो ओवरऑल अपन देखते हैं इंडस्ट्री वाला चैप्टर भी मोटा मोटी अपने को पूरा पढ़ना है। उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पावर एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो सड़क निर्माण है, ऊर्जा के बारे में है, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। पीपीपी प्रोजेक्ट्स, ये एक नेग्लेक्टेड टॉपिक है जो अभी तक नहीं पूछा गया। मुझे पूरी संभावना लग रही है पिछले 3 बार से, इस बार भी वापस लग रही है कि इसमें से प्रश्न पूछा जाएगा, पीपीपी प्रोजेक्ट से पूछा जाएगा, और बड़ा अच्छा प्रश्न 10 नंबर का भी पूछा जा सकता है। उसके बाद में आपके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। उसके बाद मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ऑफ राजस्थान, स्टेट बजट एंड फिस्कल मैनेजमेंट। एक यहाँ पर एक ऐसा टॉपिक है जो कि अपन सामान्यतः नहीं पढ़ते हैं, और वो क्या है, फिस्कल मैनेजमेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस, तो उसको अपन ने डिटेल में पढ़ना है। तो ये हमारे सर्वे के कौन से चैप्टर में आ जाएगा, चैप्टर 1 के अंदर आ जाएगा। तो आज की क्लास में मेरा टारगेट ये है कि अपन पहले 5 यूनिट कर लें, 2 यूनिट अगली क्लास में कर लेंगे। आज की क्लास में इतना भी हो जाए तो बहुत है। एक्चुअल में शुरुआत के 5 चैप्टर है ये, और बड़े बड़े चैप्टर शुरुआत में दे रखे हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास का अपना टारगेट ये है कि इनको अपन निपटाएं, ठीक है। बाकी कल या परसों क्लास रख के बाकी 2 यूनिट जो बचती है उसके बारे में अपन और डिस्कस शुरुआत करें, ठीक है। कौन से चैप्टर से करें बताओ, 5वें से करें, ठीक है, 5वें से करें। क्या ओरिजिनल सर्वे निकाल के बैठे, क्या क्या पन्ने पलटे भाई, क्या प्रिंट आउट निकलवा लिया? अरे कहा था ना रुक जाओ रुक जाओ, चलो कोई है नहीं निकलवाया, कोई बात नहीं, 1-2 दिन के अंदर पूरा कंप्लीट दोबारा अपडेट करके दे देंगे। एक बार मुझे सर ऑडियो क्लियर नहीं है, आवाज गूंज रही है क्या? तभी क्यों कह रहे हैं, तो फिर कुछ तो रीजन होगा ना। आज के अखबार में, यार थोड़ा इसको जूम कर दो, मुझे कम दिखाई देता है। मेंस पोस्टपोन करवाने संबंधी खबर थी, आपको क्या लगता है? ये आपके इस फेवरेट टॉपिक को हम क्लास शुरू होने से पहले थोड़ा थोड़ा सा छेड़ चुके थे, ठीक है ना। तो यही है इसके अंदर कि कोई पेपर आगे नहीं हो रहा है, पेपर समय पर होगा। अपना समय इस चीज में व्यर्थ ना करें कि पेपर आगे हो जाएगा, कोई पेपर आगे नहीं होने वाला। बाय चांस यदि हो भी गया, 0.0001% जो चांस है हो भी गया, तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए ऐसी किसी अफवाह के अंदर नहीं पढ़ना है, अपने पढ़ाई जो है उसी तरीके से कंटिन्यू रखो। आरपीसी के सचिव है रामनिवास मेहता जी, उनके बारे में यदि आपने सुना हो ना, मंत्रियों के भी फोन नहीं उठाते कई बार, तो मतलब वो अपनी कार्य प्रणाली को लेकर जाने जाते हैं कि उनके पास में कोई भी सामान्य मुद्दा लेके जाता है तो वो बहुत रेयर ही किसी मुद्दे को बहाव देते हैं, ठीक है। तो वो पूरी प्रोसेस मुझे उनको देख के हुए लगता है कि आरपीएससी समय पर पेपर पूरा करवा लेगी। बाकी सारे फैक्टर, सारी जो पिटीशन जा रही है, मुख्यमंत्री जी को भेज रहे हैं, उन सब से थोड़ा थोड़ा लग सकता है कि नहीं पेपर आगे हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति को देखते हैं जब रामनिवास मेहता जी को, तब लगता है कि नहीं पेपर समय पर, ठीक है ना। इसलिए ऐसे कोई चक्रों में ना पड़े। फर्स्ट ग्रेड को लेकर भी लोग कह रहे थे, है ना, हालांकि उसका कोई आया तो नहीं, अभी ऑफिशियल तो नहीं आया, पर एक पीडीएफ घूम रही है कि उसका भी 23 जून को जो पेपर होना है वो पूरा प्रोग्राम जो। आवाज फिर से नहीं आ रही है? अरे भाई कर दो रे कुछ समाधान। तो अरे तुम्हें क्या पता, वो बैठे बैठे कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, तुम बैठे बैठे कह रहे क्या ऑनलाइन की क्या? साउंड इज ओके, नो प्रॉब्लम। उनके थोड़ा एक काम करो ना भाई लोग, यार आगे आ जाओ ना, ये जगह पड़ी, ये टेबल रहा, ये टेबल रहा, आगे आगे बैठ जाओ। चलो, तो चैप्टर 5 से शुरुआत करते हैं। निवेश में वृद्धि, खनन और औद्योगिक क्षेत्र का त्वरित वृद्धि। तो सबसे पहले तो हमें इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं जो कि याद होने चाहिए, जो कि लिखने के हमारे काम आएंगे। सीधे सीधे भले हमसे ना पूछे जाए, लेकिन ये लिखने के काम आएंगे। इसको इस तरीके से प्रश्न बना के पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए, एक बार पहले उसको देख लेते हैं।
एक बार क्वेश्चन पूछा था बीआईपी के कार्य, 2023 के अंदर 2 नंबर का प्रश्न पूछा, बीआईपी के कार्य कौन से टॉपिक में बनता है? इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, सर्वे में दिया भी गया होता था, टॉपिक के अंदर बनता भी है। एमएसएमई की परिभाषा 5 नंबर के अंदर पूछी। आपको पता है इस बार एमएसएमई की परिभाषा रिवाइज कर दी गई है ना, केंद्रीय बजट के अंदर रिवाइज कर दी गई। हालांकि सर्वे में आप देखोगे, सर्वे में वही पुरानी वाली लिखी हुई है ना, लेकिन केंद्रीय बजट के अंदर रिवाइज कर दी गई, अपन ने नोट्स के अंदर उसको रिवाइज कर दिया, तो वो थोड़ा ध्यान रखेंगे। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 5 नंबर का यहां से प्रश्न पूछा। आई स्टार्ट वो उस समय में चर्चा में होता था, आज उसका कोई खास जो प्रासंगिकता नहीं है, पर आई स्टार्ट से क्वेश्चन पूछा। 2016 में देखो एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जो आपको नहीं आता होगा, ब्यूरो फॉर पार्टनरशिप, सहभागिता ब्यूरो के उद्देश्य बताइए। सुने सहभागिता ब्यूरो, उस समय में चर्चा में था, सरकार के द्वारा, वसुंधरा सरकार थी शायद उस समय में, उनके द्वारा लाया गया था। उसके बाद में अशोक गहलोत सरकार ने उसको खत्म कर दिया, इसलिए सर्वे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। तो सहभागिता ब्यूरो उस समय में चर्चा में था। इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस रहता है, ये इस बात को दिखा रहा है। सहभागिता ब्यूरो उस समय में था तो पूछा गया था, 10 नंबर का पूछा गया था कि ब्यूरो फॉर पार्टनरशिप, सहभागिता ब्यूरो के उद्देश्य बताइए, ठीक है ना। इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। तो मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन बनाए हैं, फिर उसके बाद उसका आंसर देख लेते हैं। पहला, उद्योग क्षेत्र में वर्तमान वृद्धि प्रवृत्ति पर चर्चा कीजिए। किस तरीके का इंडस्ट्री के अंदर ट्रेंड जो देखने को मिल रहा है, तो ये हमें इसके माध्यम से कुछ फैक्ट्स पूछे जा सकते हैं। इस तरीके के 2 नंबर का प्रश्न आ सकता है, उद्योग क्षेत्र में वर्तमान जो वृद्धि दर है उसकी प्रवृत्ति पर, ट्रेंड्स इन इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है ना। तो ये हमें सारे फैक्ट्स इसके अंदर लिखने होंगे। तो उद्योग क्षेत्र का जो जीएसवी के अंदर जो योगदान है वो कितना है भाई? 2.33 लाख करोड़ स्थिर कीमतों पर, और प्रचलित कीमतों पर कितना है? 4.26 लाख करोड़, लगभग 2 गुना के आसपास है। तो 2.33 और 4.26। वृद्धि प्रतिशत के अंदर बात करें तो प्रतिशत में योगदान 29.84% और इधर है 27.26%। ये फैक्ट्स हैं, याद करने पड़ेंगे, सीधे पूछे जाने के चांसेस कम है लेकिन लिखने के काम आएंगे, ठीक है ना। 29.84% तो किसमें? स्थिर कीमतों पर, और प्रचलित कीमतों पर कितने हैं? 27.16%। वृद्धि दर कितनी रही है पिछले वर्ष के अंदर? तो 5.77% और 7.88%। तो सबसे पहले ये 3 फैक्ट अपन याद करते हैं। औद्योगिक क्षेत्र का योगदान स्थिर कीमतों पर 2.33 लाख करोड़ और 4 पॉइंट कितना, और प्रतिशत में 29.84 और 27.16। वृद्धि दर कितनी? 5.77 और 7.88। CAGR वाली नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, ये प्री नहीं है कि हमसे कोई CAGR वाली स्पेसिफिक पूछ लेगा, हमसे वो ट्रेंड पूछेगा तो ट्रेंड में 3 बातें लिख दी तो बहुत है, ठीक है ना। तो हमें को सारे फैक्ट्स, मेंस में ये फायदा हो जाता है, हमें सारे फैक्ट्स याद नहीं करने, हमें अपने अकॉर्डिंग उसको यूज कर लेना है, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसके उप क्षेत्र कौन कौन से हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर के उप क्षेत्र, सब सेक्टर जो कौन कौन से हैं? एक है मैन्युफैक्चरिंग, एक आपके कंस्ट्रक्शन, एक विद्युत गैस जलापूर्ति, और एक आपके खनन और उत्खनन। इसमें चारों का हमें एक रफ आइडिया होना चाहिए, प्रतिशत के तौर पर हमें एक रफ आइडिया जो होना चाहिए, है ना। तो 42%, 34%, 10% और 12%, ठीक है ना। तो क्या क्या याद रखना है? मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी और माइनिंग। 42%, 34%, 10% और 12%। अब यहां पर प्री की तरह हमें प्रतिशत में बताओ, है ना, वैल्यू के टर्म्स में बताओ, उतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है ना। हमने केवल एक ट्रेंड देखना है, ट्रेंड के तौर पर पूछ लिया तो हम लिख पाएंगे कि औद्योगिक क्षेत्र का स्थिर मूल्यों पर 2.33 लाख करोड़ और प्रचलित मूल्यों पर 4.26 लाख करोड़, 29.84% योगदान और 5.77% वृद्धि दर और 7.88% वृद्धि दर। 4 सब सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी वाला है और माइनिंग वाला है। 42%, 34%, 10% और 12%। तो ये हमने एक ओवरऑल क्या देख लिया? ट्रेंड देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं, अगला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि आईआईपी क्या है, चर्चा कीजिए, या फिर कोर इंडस्ट्रीज पर चर्चा कीजिए। पूछा भी जा चुका है, 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है। तो अगला प्रश्न हो सकता है कि आईआईपी क्या है ना। तो क्या है भाई आईआईपी? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, जो कि हर महीने निकाला जाता है, जिसका आधार वर्ष क्या है? 2011-12। किसके द्वारा जारी किया जाता है? सीएसओ के द्वारा। 3 समूहों के अंदर वस्तुओं को बांटा जाता है, कौन कौन सी?
जो उधर सब सेक्टर थे लगभग वही हैं। कौन से हैं? मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी। बस कौन सा नहीं है? कंस्ट्रक्शन नहीं है, बाकी तो वही है। ठीक है ना। तो आईआईपी के बारे में बताओ। मासिक आधार पर निकाला जाएगा, सीएसओ जारी करेगा, आधार वर्ष क्या है? 2011-12। और कितने सब सेक्टर के अंदर बांटा गया है? 3, माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी और मैन्युफैक्चरिंग। सबसे ज्यादा वस्तुएं कौन सी है? मैन्युफैक्चरिंग वाली। कितनी? 405। खनन अपने आप में एक वस्तु के रूप में लिया गया और इलेक्ट्रिसिटी अपने आप में। टोटल 407 जो यूनिट हो गई। इसका कितना वेटेज होगा जब इस इंडेक्स को निकाला जाएगा? सबसे ज्यादा माइनिंग का, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग का होगा 77%, माइनिंग का 14% और इलेक्ट्रिसिटी का 8%। इलेक्ट्रिसिटी का कितना? 8%। ठीक है। तो एक बार मुझे बताएंगे कि यहां तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने इंडस्ट्री का एक ट्रेंड देखा। सबसे पहले जीएसवीए के अंदर योगदान पड़ा, कितना है? 2.33 लाख करोड़, 4.26 लाख। यहां पर क्या पड़ा था उसके बाद में? 29.84%, यहां पर 27 यहां पर 5.77%, यहां पर 7.88%। उसके बाद क्या आ जाओ सब सेक्टर पर? माइनिंग, सॉरी माइनिंग का, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिसिटी और माइनिंग। परसेंटेज बताओ कितना लिखूं? 42, 34, यहां पर कितना लिखूं? और यहां पर क्या लिख दूं? 12। उसके बाद में क्या पड़ा? आईआईपी। क्या है आईआईपी? मासिक आधार पर निकाला जाएगा, 2011-12 बेस ईयर लिया गया है, सीएसओ द्वारा जारी किया जाएगा। कितनी वस्तु होती है? 407। इसमें से 405 तो कौन सी? मैन्युफैक्चरिंग वाली, जिसका वेटेज कितना है? 77%। और एक आपकी कौन सी? माइनिंग। और एक आपकी कौन सी? इलेक्ट्रिसिटी। माइनिंग वाले का कितना था और इलेक्ट्रिसिटी वाले का कितना था? टोटल वस्तु कितनी होगी? 407। अब आपसे पूछ लिया जाए कि 8 कोर इंडस्ट्री के बारे में क्या जानते हो? इसके बारे में पूछ लिया जाए 8 कोर इंडस्ट्री, क्या जानते हो 8 कोर इंडस्ट्री? या 8 बता सकते हो? सबसे पहले 3 जिसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है वो कौन सा है? रेस। रेस में जो सबसे आगे रहेगा। आर का मतलब क्या है? रिफाइनरी। ई का मतलब क्या है? एस का मतलब क्या है? ठीक है। सबसे लास्ट में कौन है? एफ फॉर फेल। फेल हो गया ये तो फर्टिलाइजर। बीच वाले 4 याद रखने हैं। क्या आएगा? सी सी सी, यानी कि कोल, सीमेंट और क्या था? केमिकल, क्रूड ऑयल। एक और कौन सा है? नेचुरल गैस। एक और कौन सा रहेगा? नेचुरल गैस। तो हमें 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है ये पता होना चाहिए। पूछा जा चुका है, दोबारा भी पूछा जा सकता है। इनका 8 कोर इंडस्ट्रीज का टोटल कितना वेटेज है? 40%। 40 से कुछ ज्यादा है, 40.27%। कितना है? 40.27%। यहां तक की बात क्लियर है। तो ये हमने इंडस्ट्री का एक ओवरऑल जो ट्रेंड है वो सारी बातें कर ली और इसके अंदर ये देख लिया कि किसका कितना क्या प्रतिशत है। पहली बात एकदम क्लियर हो गई क्या? इतनी बात सबको क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं। अब उसके बाद में सर्वे में क्या दे रखा है? औद्योगिक विकास हेतु प्रमुख घटक। ये एक्चुअल में इन्होंने पूरे चैप्टर का रिवीजन करवाने के लिए एक ओवरव्यू दे दिया। जो अपना काम होता है क्लासेस में वो उन्होंने खुद ने करके दे दिया। क्या कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे? आधारभूत संरचना का विकास पढ़ेंगे, उसमें ये 4 टॉपिक पढ़ेंगे। कनेक्टिविटी पढ़ेंगे, उसमें ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पढ़ेंगे और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पढ़ेंगे, है ना। और अवसंरचना में क्या पढ़ेंगे? अवसंरचना में ये बातें पढ़ेंगे। एमएसएमई में क्या पढ़ेंगे? ये सब पढ़ेंगे। वित्तीय सहायता में ये सब चीजें, विपणन के अंदर ये, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर ये, निर्यात में ये, माइनिंग में ये। एक तरीके से आपको इस चैप्टर का रिवीजन करना हो तो ये वाला पेज देख लेना। इस वाले पेज के तहत आपका रिवीजन हो जाएगा कि पूरे चैप्टर के अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा है। बात क्लियर है? अब बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने पर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की औद्योगिक पूरी अवसंरचना के लिए ढांचागत संरचनागत ढांचा क्या बनाया गया? इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट क्या किया गया? ये आपके सर्वे में नहीं है, ये जो भी आपके पास नोट्स है इसके अंदर भी नहीं है। मैंने अपडेट किए हैं, सारे के सारे नए लिए। मैंने आपको पहले ही कहा था रुक जाना, भले ही प्रिंट आउट निकलाने, कोई बात नहीं। तो क्या हो गया, पन्ने ही तो है, फेंक देना, आग लगा लेना, ठीक है ना। तो ये अपन पढ़ेंगे तो आपके पास नोट्स नहीं है, सीधे इधर देख लो, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, तो आपको कौन कौन से याद आते हैं? 4 तो याद आते ही है। कौन कौन से? पीआईपी, आरएफसी, राजसिको और कौन सा? रिको।
एक बार पहले इन चारों को पढ़ लेते हैं, फिर बाकी देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे बता दो बीआईपी के बारे में क्या क्या बातें याद आती है। ब्यूरो फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन है, यानी कि बड़े इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। बड़े इन्वेस्टमेंट राजस्थान में या भारत में कब से आने शुरू होंगे? जब 1991 के एलपीजी रिफॉर्म होंगे तभी तो आएंगे। तो ये संस्था कब बनी? 1991 के अंदर बनी। क्या कुछ काम करती है ये? बड़े प्रस्तावों को मंजूरी देती है। अच्छा, मंजूरी ना मिले तो? सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, मंजूरी ना मिले तो उसके लिए क्या चला रखा है इसने? सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। उसके साथ एक चीज और, वन स्टॉप सॉल्यूशन, नहीं, वन स्टॉप शॉप सिस्टम। क्या? वन स्टॉप शॉप सिस्टम। और क्या चला रखा है? राज निवेश पोर्टल। क्या है? राज निवेश पोर्टल। सारी चीजें आपस में लिंक है। बस एक चीज दिमाग में बिठानी है कि बीआईपी बड़े इन्वेस्टमेंट के लिए है। बड़े इन्वेस्टमेंट 1991 के बाद आने शुरू हुए। बड़े इन्वेस्टमेंट वालों को चाहिए कि फटाफट क्लियरेंस दो भाई साहब, तो वो सारे काम करती है जो कि फटाफट क्लियरेंस के लिए आवश्यक है। तो अब देख लेते हैं बीआईपी क्या है। बीआईपी पढ़े उससे पहले एक चीज और मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। उद्योग और वाणिज्य विभाग, ओवरऑल ये पूरा जो विभाग है इसके बारे में एक बात और बता देते हैं। उद्योग और वाणिज्य विभाग राजस्थान में कब बना था? 1949 में। कब बना था? 1949। पहले इसका नाम जो सिर्फ हुआ करता था आपके उद्योग विभाग। क्या नाम होता था? उद्योग विभाग। और अब इसका नाम कर दिया इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट। उद्योग है वाणिज्य विभाग। क्या कर दिया? उद्योग है वाणिज्य विभाग। कब कर दिया? 19 अगस्त 2021 को। कब कर दिया? 2021 को। 19 नहीं है भाई, 2021, 19 अगस्त 2021। ये एक वीडियो का एग्जाम हुआ था, उस समय पूछा भी था। कारण ये था उस समय में करंट अफेयर में था, 27 दिसंबर 2021 को एग्जाम था और 19 अगस्त को चेंज किया गया था, इसलिए पूछ लिया था। ठीक है, आजकल ऐसी चीजें भी करनी पड़ती है। 19 अगस्त 2021 को इसका नाम चेंज कर दिया उद्योग और वाणिज्य विभाग। उसके बाद में उद्योग केंद्र कितने हैं राजस्थान के अंदर? 36। ठीक है, वैसे तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है, पर इतना आसान है कि अपने आप ही याद हो जाएगा। क्या कि 33 जिले आपको पता है, उसके बाद बस 3 हो रहा। 33 जिले पुराने वाले जो थे, है ना, नए वाले तो सरकार को नहीं याद हो रहे। पुराने वाले 33 जिलों के आपके बारे में पता है। उसके बाद 3 और है बस। कौन कौन से? एक भिवाड़ी में अलग से उद्योग केंद्र है, एक फलोदी में उद्योग से केंद्र है और एक जयपुर ग्रामीण में। क्यों पढ़ रहे हैं? वैसे तो प्री लाइक चीज है, बाय चांस पूछ लेगी 4 उद्योग केंद्र बताओ। ठीक है, क्या करेंगे? कोई भी 4 जिलों के नाम लिख दो, या फिर ये 3 याद आ रहे तो इनमें 3 ही लिख दो, प्लस एक कोई जिले का नाम लिख दो। तो 36 उद्योग केंद्र कौन से? ये हमें पता लग गया। उसके बाद में उप केंद्र कितने हैं? उप केंद्र है 8। इनका कोई भरोसा नहीं, पूछ लें कि 4 उप केंद्र बताओ कौन से हैं। ठीक है, तो ये उप केंद्र है आबू रोड, बालोतरा, ब्यावर, फालना, किशनगढ़, निमराना, मकराना, सुजानगढ़। आपको तो 4 याद रखने बस। कैसे रखें याद? अरे कुछ नहीं, उद्योग राणा जी चलवाएंगे। उद्योग कहां पर चलाएंगे? गढ़ में चलवाएंगे। कौन से राणा जी? एक तो नीम राणा जी और एक मक राणा जी। कौन से गढ़ में चलाएंगे? एक किशनगढ़ में चलाएंगे, एक सुजानगढ़ में चलाएंगे। बस 4 याद रखने। तो 4 उप केंद्र याद रह जाएंगे, टोटल 8 हैं। कौन चलाएंगे? राणा जी। कहां पर चलवाएंगे? गढ़ में। कौन से राणा जी? मक राणा जी और नीम राणा जी। कहां पर चलाएंगे? गढ़ में, किशनगढ़ में और सुजानगढ़ में। बाकी आबू रोड, बालोतरा, ब्यावर, फालना याद रखो तो ABBF से याद रख लेना। आबू रोड, ब्यावर, बालोतरा और फालना, टोटल 8 क्या है? उप केंद्र है। तो बताओ मुझे, ये वाला विभाग यदि पूछ लिया जाए या फिर इसमें से 2-2 नंबर के प्रश्न पूछ ले तो बता दोगे? उद्योग और वाणिज्य विभाग कब स्थापित हुआ? 1949 में। और इसका नाम कब बदला गया? 19 अगस्त 2021 को। ये 27 दिसंबर हटवाना है यार। यहाँ उद्योग केंद्र कितने? 36। उप केंद्र कितने? 8। अब वापिस अपन आ रहे थे किसके ऊपर? बीआईपी। तो बीआईपी के बारे में क्या क्या बातें पड़ी? एक तो ये कब बना था? 1991 में। किस चीज के लिए है? बड़े निवेश प्रस्ताव। कितने बड़े? बहुत बड़े, 10 करोड़ से अधिक के प्रस्तावों के लिए। मुख्य रूप से कितने के लिए? 10 करोड़ से अधिक के प्रस्तावों के लिए। क्या कुछ चलाएंगे? सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, वन स्टॉप शॉप सिस्टम, राज निवेश पोर्टल। बस 3 काम याद रख लें तो बहुत है। मुख्य कार्य क्या है? तो राज्य में निवेश को बढ़ावा देते हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के लिए नोडल एजेंसी है। मुख्य रूप से 10 करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर बात करते हैं। ऑनलाइन सेवाओं के रूप में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम चलाया है। ये सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के प्रस्तावों को बात करते हैं। वन स्टॉप शॉप सिस्टम जिसमें कि 10 करोड़ से अधिक के लिए करते हैं।
तो आपको आगे दो चीजें होंगी, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम भी है और वन स्टॉप शॉप सिस्टम भी है। दोनों का अलग अलग क्या काम है, तो 1 से 10 करोड़ तक के लिए तो क्या है आपके सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, और 10 करोड़ से ज्यादा है तो कहां पे आ जाओ, वन स्टॉप शॉप सिस्टम में आ जाओ। उसके बाद में एक आपके क्या बनाया हुआ है, राज निवेश पोर्टल। क्या बनाया हुआ है, राज निवेश पोर्टल। 3 मुख्य काम है, याद रह जाएंगे। ये 2 चीजों के निदेशालय का काम भी करता है, कौन, बीआईपी। किन चीजों के, एक तो बनाया हुआ है सर अपने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या बनाया है, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये बनाया वन स्टॉप शॉप सिस्टम के लिए बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री। और एक बनाई हुई है स्टेट एम्पावर्ड कमेटी। क्या बनाई हुई है, स्टेट एम्पावर्ड कमेटी, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्य सचिव। वीआईपी के बारे में सारी बातें फिर से देखेंगे। स्थापना कब हुई, 1991 में। काम क्या है, 3 काम याद रखना। वैसे तो काम है 10 करोड़ से बड़े निवेश के लिए, 3 काम याद रखना। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो कि 1 करोड़ से 10 करोड़ वाला, वन स्टॉप शॉप सिस्टम जो कि 10 करोड़ से ज्यादा वाला, राज निवेश पोर्टल। दो चीजों के निदेशालय के लिए काम करता है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसके अध्यक्ष कौन है, मुख्यमंत्री। स्टेट एम्पावर्ड कमेटी जिसके अध्यक्ष कौन है, मुख्य सचिव। वीआईपी क्लियर, आगे बढ़े। चलो अगली संस्था की बात करते हैं और वो है रिको। रिको 1980 में बनी थी, अपन सबको पता है ना, लेकिन इसको थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ के पढ़ लेते हैं, बाय चांस यदि पूछ लिया जाए तो एक फैक्ट एक्स्ट्रा लिखेंगे तो बढ़िया रहेगा। एक्चुअल में जो रिको है वो कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 1969 में बन गई थी। कब बन गई थी, 1969 में। लेकिन उस समय में इसका नाम होता था राजस्थान राज्य औद्योगिक और खनिज विकास निगम, RSMIMDC। लेकिन 1980 के अंदर क्या किया गया, रिको को अलग कर दिया गया और RSMDC को अलग कर दिया गया। इस तरीके से 2 अलग अलग संस्थाएं बन गई। इसलिए अपन क्या कहते हैं, रिको की स्थापना कब हुई, 1980 के अंदर। अब पूरी बात यदि हमसे पूछे तो हम क्या कहेंगे, 1969 में, 1969 में संस्था बन गई थी RSMIDC। 1980 के अंदर वो 2 भागों के अंदर बंट गए, कौन कौन से, रिको और RSM। अब बताओ भाई रिको के काम क्या होते, देखने नहीं है यहां से, रिको के काम क्या होते बताओ। औद्योगिक विकास करना, क्या बात है, क्या आंसर किया है। 10 में से 7 नंबर मिलेंगे इस चीज के। अवसंरचनागत विकास करना, एग्जाम्पल वगैरह लिख सकते हैं। एग्रो फूड पार्क बना रहे हैं, है ना, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो पार्क जो होते हैं वो बनाते रहते हैं। और क्या काम है, टेक्निकल हेल्प वगैरह देना भी काम है क्या, क्या, नए क्षेत्रों का विकास जैसे कि गिलोत का किया है ना, उधर आपके भिवाड़ी, तो ये सारी चीजों का, तो बस यही सब काम है। क्या, रिको ने राजस्थान राज्य में उद्योगों की स्थापना में अहम भूमिका निभाई है। इंडस्ट्रियल एरियाज को डेवलप करता है, किसको डेवलप करता है, इंडस्ट्रियल एरियाज। अच्छा होगा साथ के साथ एग्जाम्पल लिख दो, गिलोत। और क्या करता है, लोन देने का काम करता है छोटे मध्यम और बड़े उद्योगों को। और क्या करता है, वित्तीय सहायता, तकनीकी मदद, बुनियादी ढांचे की स्थापना। ठीक है, ये इसके 33 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। रीजनल ऑफिस कितने इसके, 33। ये जो मैंने इंफॉर्मेशन ली है ना तो ज्यादा ली है ना कम ली है, जो इनकी वेबसाइट पर अबाउट अस में जाके लिखा होता है वो एज इट इज ली है, ना तो एक लाइन ज्यादा जोड़ी ना एक लाइन कम रखी है ना, अबाउट अस से डायरेक्ट उठाया है ना, तो उनमें से चीजें पूछी जा सकती है। ये सारी चीजें लिखेंगे तो अपने लिए बढ़िया रहेगा। तो बात समझ में आ गई क्या। रिको स्थापना कब, वैसे तो 1969 में, लेकिन 1980 में 2 संस्थाओं में विभाजित हो गई। क्या क्या काम रहते हैं इसके, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करना, है ना, लोन देना, वित्तीय सहायता, तकनीकी मदद। इसमें एग्जाम्पल साथ के साथ लिखते जाना, क्योंकि आप इतने सारे काम तो पढ़ते ही हो, तो क्यों ना इनके काम के साथ अपन क्या लिख दें, एग्जाम्पल लिख। तो रिको क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो भाई तीसरी संस्था की तरफ चलते हैं, वो है राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड। कौन सी, लघु उद्योग। तो लघु उद्योग वाली ये क्या काम करती भाई, नाम से पता लग रहा है लघु उद्योगों के लिए काम करती है। और शुरुआत में हमारे क्या होते थे, लघु उद्योग। 1991 के बाद में बड़े इन्वेस्टमेंट आने शुरू हुए हैं। शुरुआत में तो क्या होते थे, लघु उद्योगी होते थे। शुरुआत मतलब कि आजादी के समय, तो यानी कि ये संस्था आजादी के समय के आसपास ही बन गई थी। आजादी के समय कब, तो 1961 के अंदर बन गई थी। 1961 के अंदर ये संस्था बन गई थी। एक अपन पढ़ेंगे RFC, वो बनी थी 1955 में। ये कब बनी थी, 1961 के अंदर। 1975 में इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना दी। आज के समय में ये क्या है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में। पहले ये सरकारी संस्था के रूप में थी, आजकल पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में। क्या काम करती है, लघु उद्योगों में क्या आएगा, सोच के देखो, लघु उद्योगों में क्या आएगा,
हैंडीक्राफ्ट वगैरह आएगा, उसके लिए उनके लिए मार्केटिंग का काम कर देगी। मार्केटिंग कैसे कर देगी? राजस्थली बनाई ना, राजस्थली याद है ना, राजस्थली पढ़ा था। तो ये क्या है? लघु उद्योगों के लिए बनाई गई संस्था है। पहली बात दिमाग में ये सोचो कि लघु उद्योग कौन से होते हैं, तो हैंडीक्राफ्ट वगैरह। ये हैंडीक्राफ्ट वगैरह के लिए क्या कर देगी? तो इन्होंने कुछ अलग से दुकानें बना रखी हैं। कोई भी विदेशी आते हैं तो अपने यहाँ पर जो भी ड्राइवर वगैरह होते हैं वो वहां पर लेके जाते हैं, भाई साहब यहाँ सरकारी दुकान है ये। जब भी आप कहीं पे घूमने जाते हैं तो वो सरकारी दुकान का हवाला देकर आपसे चीजें खरीदवाते हैं। एक्चुअल में वो सरकारी दुकानें नहीं होती है, सरकारी दुकानें चार ही हैं, राजस्थली वाली, ठीक है ना। तो राजस्थली ऐसी दुकानें बना रखी है, यानी कि मार्केटिंग का काम करते हैं। क्या करते हैं? मार्केटिंग का काम करते हैं। बस वही है। राजस्थान में बने हस्तशिल्प, हाथ से बने उत्पादों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मार्केटिंग से जुड़ी सेवाओं में मदद करती है। उत्पाद डिजाइन में सहायता करती है। प्रचार बिक्री में सहयोग करती है। और ऐसे जो शोरूम है वो क्या कहलाते हैं? राजस्थली कहलाते हैं। इसके लिए अलग अलग केंद्र बने हुए हैं। यदि हमसे इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट में कोई चीज पूछ लिया, पीआईपी के बारे में, लघु उद्योग निगम लिमिटेड के बारे में, रिको के बारे में, हमें दो बातें आनी चाहिए। पहली बात, इसकी स्थापना वगैरह कब हुई, क्योंकि वो यदि होगा, पता होगा, तो लगेगा कि ऑथेंटिक बात बताई जा रही है, एक्चुअल में इसको पता है। और उसके बाद में तो नाम से ही अपन को पता लग जाएगा। लघु उद्योग, लघु उद्योगों के लिए जो चीजें कर रहे हैं वो सब, ठीक है। तीसरी संस्था क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। अब बढ़ते हैं अच्छा, इसके अलावा RSCIC जो है ना, निगम लिमिटेड जो है लघु उद्योग वाली, ये जयपुर और जोधपुर में इनलैंड कंटेनर डिपो और मानसरोवर के अंदर वो एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, ये सब भी किसके द्वारा चलाए जा रहे हैं? इसी के द्वारा चलाए जा रहे हैं। क्या कर? हाँ, ये मतलब राजसिको है। और इसका मतलब ये जो शॉर्ट में जो नाम है ना, वो वेबसाइट पर इन्होंने यही दे रखा है। बाकी अपन इसको करेंगे ना तो वही है, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो इसको इन्होंने RSIC लिख दिया, RAJ को इन्होंने R लिख दिया सिर्फ। ये वेबसाइट पर यही लिखा हुआ है, एक ही बात है ना। वही राजसिको की बात चल रही भैया। तो राजसिको की स्थापना कब हुई थी? 1961 के अंदर। क्या क्या काम है इसके? लघु उद्योगों को बढ़ावा देना। और इनलैंड कंटेनर डिपो वाली बात भी लिखनी है। कौन सी संस्था रह गई? RFC का काम क्या होता है? नाम ही क्या है? राजस्थान फाइनेंस कमीशन वित्त निगम। तो ये क्या काम करती है? पैसे प्रोवाइड करवाने का काम करती है, यानी कि लोन के लिए जो हेल्प करती है। तो अगली संस्था है राजस्थान वित्तीय निगम। इसकी स्थापना 17 जनवरी 1955 को हुई। राज्य अधिसूचना के तहत जो है ये अधिनियम 1951 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। क्या करती है ये? वित्तीय सहायता प्रदान करती है। यहां तक की बातें ये एक बार यदि अपन देखें फटाफट, जो कि अपन हमेशा पढ़ते आए हैं, वो देखें तो सबसे पहले हमने उद्योग और वाणिज्य विभाग के बारे में बात की, जो कि 1949 में बना था, जिसका 19 अगस्त 2019 को नाम चेंज किया गया, जिसमें 36 उद्योग केंद्र हैं, जिसमें 8 उपकेंद्र हैं। उसके बाद में हमने BIP के बारे में बात की, जो कि 1991 के अंदर बनी थी, जिसमें 3 मुख्य काम अपन ने देखे। सिंगल विंडो क्लियरेंस के रूप में देखा, वन स्टॉप शॉप सिस्टम के रूप में देखा, और राज निवेश पोर्टल के रूप में देखा, जो कि 10 करोड़ से अधिक के प्रस्तावों को देखती है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात की और स्टेट एम्पावर्ड कमिटी की बात की। उसके बाद में हमने रिको के बारे में बात की। रिको 1969 में बन गई थी, लेकिन 1980 के अंदर अलग हो गई 2 संस्थाओं के रूप में। पहले जो संस्था बनी थी RSMIDC के रूप में बनी थी, लेकिन इसमें रिको के रूप में ये अलग हो गई। क्या काम करती है? ये सारे ही काम कर लेती है, अवसंरचना वगैरह वगैरह सारे ही काम कर लेती है। उसके बाद अगली संस्था कौन सी पड़ी? राजसिको, या फिर जिसको अपन कह रहे हैं RSIC। कब बनी? 1961 के अंदर बनी। मुख्य काम क्या है इसका? लघु उद्योगों को बढ़ावा देना। कैसे देंगे? हथकरघा यानी कि आपके जो हैंडीक्राफ्ट उसको बढ़ावा देंगे। कैसे देंगे? मार्केटिंग कर देंगे। कैसे कर देंगे? राजस्थली के माध्यम से कर देंगे। और क्या कर रहे हैं ये? एक्सपोर्ट को भी बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? इनलैंड कंटेनर डिपो के माध्यम से। और मानसरोवर के अंदर क्या बनाया जा रहा है? उसके बाद में एक और संस्था कौन सी पढ़ी अपन ने? RFC कब बनी थी? 1955 के अंदर बनी थी, जिसका मुख्य काम क्या है? वित्तीय सहायता प्रदान। 4 संस्थाएं पढ़ चुके। अब बढ़ते हैं आगे। अगली संस्था के बारे में बात करेंगे, जो कि है हमारे सिलेबस में अलग से मेंशन किया हुआ, और वो है राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड। सिलेबस में अलग से मेंशन किया हुआ है। अभी तक प्रश्न नहीं पूछा गया है, पॉसिबिलिटी बनती है यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। व्हाट आर द टाइमिंग फॉर टुमारोज टेस्ट? सर, जो हमेशा होता है वही है ना। जो टेस्ट का टाइमिंग होती है क्या होती है? 11 से 10 से 1,
10 से 1 और 2 से 5, वही टाइमिंग है, 10 से 1 और 2 से 5। चलो, राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की बात करते हैं। थोड़ी सी बातें इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे क्योंकि इसका कंटेंट मिलता नहीं है, और ये वेबसाइट से अबाउट अस वगैरह और उसके जितने भी पूरी वेबसाइट पर जो दिया गया वो सारी बातें यहाँ पर ली गई है, और यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की पॉसिबिलिटी इसलिए ज्यादा है कि ये सिलेबस में पिछले कई जो 18 का पेपर हो, 21 का हो, 23 का हो, हर बार मेंशन रहता है, लेकिन इसको कोई देखता ही नहीं है, ना तो एग्जामिनर देखते ना स्टूडेंट देखते। लेकिन इस बार पढ़ लो। राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना किसके माध्यम से हुई थी? अधिनियम के माध्यम से। एक बात तो ये ध्यान रखना, इसके माध्यम से हुई थी अधिनियम के माध्यम से 1955 में। बोर्ड के उद्देश्य और कार्य लिखने को तो बोल बच्चन वाली बातें आप खुद ही लिख दोगे, लेकिन ये वेबसाइट पर एज इट इज दी हुए 5-6 पॉइंट है, एज इट इज कुछ याद हो सके कीवर्ड्स के रूप में तो याद रख लेना। कोशिश करते हैं अभी याद करने की। खादी और ग्रामोद्योग के विकास की योजना बनाना, तो क्या करना है? एक तो प्लानिंग तैयार करना, दूसरा कार्यक्रम संगठित करना और उसकी क्रियान्वयन करना, इंप्लीमेंट करना। निम्न आय वर्ग के लोगों और कारीगरों को खादी ग्रामोद्योग के माध्यम से रोजगार के अवसर जो वो उपलब्ध करवाना, कारीगरों को प्रशिक्षण देना, कच्चे माल की व्यवस्था और तैयार माल का विपणन, मार्केटिंग, और कारीगरों में सहकारी भावना को विकसित करना, यानी कि कम्युनिटी जो है टीएमसी पार्टी है, आई चार्ट बना दो, इस तरीके से कुछ बना दो। प्लानिंग का काम, इंप्लीमेंट करने का काम, एम्प्लॉयमेंट का काम, ट्रेनिंग का काम, मार्केटिंग का काम, और जो भी एक बिजनेस के अंदर क्या होता है, मार्केटिंग होती है, ट्रेनिंग होती है, एम्प्लॉयमेंट होता है, वही सारी बातें इसकी है। तो बस ये किससे काम संबंधित है? खादी से संबंधित है। खादी से संबंधित वो सारे काम जो कि एक इंडस्ट्री के बेसिक कंपोनेंट्स हैं, है ना, ट्रेनिंग है, एम्प्लॉयमेंट है, प्लानिंग है, वो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। आगे बढ़े तो ये इसके क्या हो गए? बोर्ड के उद्देश्य और कार्य। अब बाई चांस यदि हमसे पूछ ले इसके संरचनात्मक ढांचा बताओ, तो हम बताना चाहिए बोर्ड के अंदर कुल 12 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 12। इसमें पटक दो, 4 तो पदेन सदस्य होते हैं और 8 जो गैर सरकारी सदस्य होते हैं। 4 तो पदेन सदस्य और 8 गैर सरकारी सदस्य। पदेन सदस्य ये 4 होते हैं, याद रहे, अच्छी बात है, नहीं रहे छोड़ देना। जिला उद्योग जो केंद्र बने हुए ना के अधिकारी हैं, एक श्रेणी का है, बी का है, सी का है, और एक होता है ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारी। तो 4 तो ये क्या है? पदेन है, और 8 सदस्य और होते हैं। इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद में बोर्ड के व्यवसायिक केंद्र कितने हैं? 5। बोर्ड के 5 क्या है? व्यवसायिक केंद्र है, कमर्शियल सेंटर बनाए हुए हैं। 2 तो अपने जयपुर में, एक 5 बत्ती पर, और एक ये मानक चौक है। 2 बीकानेर में ऊन अनुसंधान, ऊनी वस्त्रों का केंद्र, और एक माउंट आबू में मधुमक्खी पालन केंद्र। 5 क्या है इसके? व्यवसायिक केंद्र। बताओ अभी तक क्या क्या पढ़ा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड में? कब बनी थी? कैसे बनी थी? अधिनियम के माध्यम से। बताओगे इसके उद्देश्य? बताओगे? आई मतलब क्या था? पी का प्लानिंग, आई का इंप्लीमेंट करना, ई का एम्प्लॉयमेंट, टी का ट्रेनिंग, एम का मार्केटिंग, और बस। और उसके बाद में कितने सदस्य है? 12। 4 तो होते हैं अधीन, कौन से? जिला उद्योग केंद्र के ए श्रेणी वाला, बी श्रेणी वाला, सी श्रेणी वाला ग्रामोद्योग प्रसार अधिकारी। 5 क्या है इसके? व्यवसायिक केंद्र। कहां पर है? 2 तो ये जयपुर में पड़े, 2 बीकानेर में, और एक कहां पर है? माउंट आबू। 3 इसके हैं ट्रेनिंग सेंटर, पुष्कर, मानसरोवर और माउंट आबू। पुष्कर, मानसरोवर और माउंट आबू। 2 ये चला रहे हैं योजनाएं। कौन कौन सी योजना चला रहा है? तो एक योजना चला रहा है जिसका नाम है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। क्या नाम है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम। तो क्या लगता है ये योजना राजस्थान सरकार की है, भारत सरकार की है? भारत सरकार की है। भारत सरकार के अंदर खादी को लेकर कोई महत्वपूर्ण संस्था का नाम जानते हो? KVIC। क्या नाम है? KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ऐसा करके कुछ है। KVIC, बस संस्था का नाम दे रखना, खादी और ग्रामोद्योग आयोग, KVIC। तो ये जो योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, किसके द्वारा चलाई जा रही है? KVIC के द्वारा चलाई जा रही है। उसको राजस्थान में इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? अपने वाला खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। क्या होगा इसमें? नाम से क्या लग रहा है? रोजगार सृजन। तो स्वरोजगार को, अनुदान को, उन सबको बढ़ावा देंगे कि भाई चरखा भरखा ले जाओ, खादी वाला काम करते रहो, टाइप का कुछ काम होगा। तो बस वही है बस। और उसके बाद में दूसरा क्या है? खादी कामगार आर्थिक प्रोत्साहन योजना। इसमें नाम से क्या लग रहा है? जो भी खादी से संबंधित काम करने वाले लोग हैं उनका आर्थिक प्रोत्साहन। कैसे करेंगे आर्थिक प्रोत्साहन? पैसा दे देंगे, वित्तीय सहायता
बस हो गया। 13 जुलाई 2022 को बनी थी, खादी कामगारों को पारिश्रमिक और राज्य में खादी के उत्पादन को प्रोत्साहित करना। ठीक है। करंट अफेयर में एक बात थी क्या, 2 अक्टूबर 2024 से 30 जनवरी 2025 तक खादी वस्त्रों पर 50% की छूट का ऑफर चलाया गया। क्या चलाया गया? ऑफर चलाया गया। तो ऑफर सिर्फ अपन ही नहीं चलाते, तो कहते रहते ऑफर चलाते रहते हो सारा दिन, क्या करें भाई। एक तो सस्ता दे रहे, उसमें भी तुम लोगों को दिक्कत है, नोटिफिकेशन इतने क्यों आते हैं, ऐप के अंदर एक दिन नोटिफिकेशन आ जाए 3 तो उससे दिक्कत हो जाती है। तो ये खादी वस्त्रों पर भी 50% छूट का ऑफर आया था। कब से कब तक? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर ही क्यों? गांधी जयंती। कब तक चलना चाहिए? गांधी की पुण्यतिथि तक चलना चाहिए, 30 जनवरी तक चलना चाहिए। तो करंट अफेयर की एक बात इसमें इंक्लूड, क्या हो गया? हाँ, हर साल चलता है इस टाइम पे। ठीक है। इसके अलावा शिल्पग्राम जयपुर में एक प्रदर्शनी जो वो लगाई गई। तो खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड में इतनी बातें अपने लिए जानना सफिशिएंट है। संरचनात्मक ढांचा जान लिया, व्यवसायिक केंद्र जान लिए, प्रशिक्षण केंद्र जान लिए, 2 योजनाएं देख ली, कब बनी थी वो देख लिया, और इसके उद्देश्य वगैरह क्या है ये देख लिया। इतनी बातें सब लोगों को क्लियर है यहाँ तक की? आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बातें तो देखो आप लोगों ने पढ़ी हुई थी। अब पढ़ेंगे कुछ नए संस्थान जो कि साइट पर दिए गए, उसमें से 2-2 नंबर में पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको लगता हो कि नहीं नहीं ये तो नहीं पूछेंगे, मत पढ़ना भाई, मैंने तो लिख के दे दिए, पढ़ना हो पढ़ लेना। राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड। राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड। कुछ नहीं करना, केवल स्थापना याद रख लेना कब हुई है, बाकी करेंगे बोल बच्चन। ठीक है ना। तो अब मुझे बताओ, बोल बच्चन वाली बात करते हैं। बुनकर सहकारी संघ, क्या लगता है क्या होगा ये? जो बुनकर हैं, जो हैंडीक्राफ्ट वाले जो है आपके, जो कपड़े वगैरह वाले, तो उनके लिए काम करना है बस, और क्या है। बनी कब थी संस्था? 1957। कब बनी थी? 1957। काम क्या रहेगा? कुछ नहीं, वही बातें, हथकरघा हैंडलूम बुनकरों को विभिन्न सहकारी समितियों से जोड़ना, आर्थिक स्थिति को मजबूत करना, विपणन मार्केटिंग संस्था के रूप में कार्य करना। नहीं याद आए तो खादी ग्रामोद्योग बोर्ड वाले लिख के आ जाना। बुनकरों के लिए प्लानिंग करना, उनके लिए इंप्लीमेंट करना, उनको ट्रेनिंग देना, उनके लिए मार्केटिंग का काम करना, और उनके लिए एम्प्लॉयमेंट और उनको संस्थाओं से जोड़ना। वही तो बातें हैं। हमने बस संस्था के उद्देश्य एक ही बार याद रखे, बाकी अब बुनकर का पूछ लो हमसे, भले ही खादी ग्रामोद्योग का पूछ लो, भले ही हैंडीक्राफ्ट का पूछ लो, भले हमसे मटके बनाने का पूछ लो, किसी का पूछ लो, हम यही करेंगे। हर एक के अंदर ये 5-6 बातें लिखनी है बस। बस हमें याद क्या रखना है? स्थापना दिवस। स्थापना दिवस आपने फैक्ट के साथ बता दिया तो उसको लगेगा हाँ पढ़ के आया। बाकी ये बातें तो बेसिक है, कोई भी कर सकता है, कोई भी लिख सकता है। तो स्थापना दिवस हमें इसके क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। तो ये कब बना था? 1957 के अंदर। ठीक है। अगली संस्था की तरफ चलते हैं, जो कि है ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज ये क्या है? ये थोड़ी सी समझने वाली बात है भाई। जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं राजस्थान सरकार की, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जितनी भी राजस्थान सरकार की, उन सब पर कंट्रोल करने के लिए भी एक संस्था होनी चाहिए। तो मान लो राजस्थान सरकार की कोई राज्य खनन लिमिटेड करके कोई प्राइवेट कंपनी है, या अडानी के साथ में कोई जॉइंट वेंचर करके एक प्राइवेट कंपनी है, जितनी सरकारी कंपनी, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, उन सबको कंट्रोल करने के लिए एक बना हुआ है ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, राजकीय उपक्रम ब्यूरो। क्या नाम है? राजकीय उपक्रम ब्यूरो। सिर्फ क्या याद रखना है? सरकारी कंपनियां जो कि राजस्थान सरकार की है, कंपनियां, संस्थाएं नहीं, सरकारी कंपनियां जो राजस्थान सरकार की है, उन सब के ऊपर कंट्रोल करने के लिए बना हुआ संगठन है, जिसका नाम क्या है? ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। याद रहने की कोई संभावना है क्या? कब बना था? 1978 में। कब बना था? 1978 में, 1978। क्या काम है इसका? देखो, राजकीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों की निगरानी करना और उसका मूल्यांकन करना। उन सबको मॉनिटरिंग करेगा, जांच करेगा, मूल्यांकन करेगा, और क्या क्या होनी चाहिए कंपनी के अंदर? ह्यूमन रिसोर्स का ठीक तरीके से यूज किया जाए, पैसे की कॉस्ट कटिंग होनी चाहिए, एसी ऐसी चलती नहीं रहनी चाहिए, 1 लाख रुपए बिजली का बिल आ जाता है, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस बिल्डिंग में, तुम्हारे बिल्डिंग में पता है इस महीने का बिल कितना है? 1 लाख रुपए बिजली का बिल है। क्यों? क्योंकि 4-4 एसी चला के बैठ रहते हो, एक स्टूडेंट बैठा हुआ है, एसी चल रही है 4। ठीक है। तो कॉस्ट कटिंग करना एक कंपनी का क्या होता है? उद्देश्य होता है। वही इसका काम है। किसका? ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज का। आगे बढ़ते हैं।
इतनी जल्दी इंप्लीमेंट करने वाले हमारे अनिल जी को कंपनी का हेड बनाया जाए, जो कंपनी का इतना ध्यान रखते हैं। तुरंत इंप्लीमेंट कर दिया कोस्ट कटिंग को। चलो आगे बढ़ेंगे। यार ये चॉकलेट नीचे गिर गया, अभी उठा ही नहीं जाएगा। देखो मेरे को जल्दी से, थोड़ी देर में उठा लेंगे। कोई और खाना चाहते तो उठा। चलो भाई आगे बढ़े। आगे बढ़ेंगे। क्या पढ़ रहे थे अपन? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। तो क्या क्या करेंगे, ये तो वही कि ह्यूमन रिसोर्स और बहुत सारा। क्लास देखना वापस शुरू हो गई क्या? थैंक यू। ये क्या? एक घंटा हो भी गया अपने को? ऐसे तो कैसे पार पड़ेगी भाई? क्या स्पीड बढ़ा दें? बढ़ाते हैं। तो ये सीधा सीधा सिलेबस में लिखा हुआ है, यहाँ स्पीड बढ़ा दी तो यहीं से क्वेश्चन आएगा। सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? संरचनात्मक ढांचा। और क्या लिखा हुआ है? खादी और ग्रामोद्योग। सबसे दो इंपॉर्टेंट बातें यही लिखी हुई है। बुनकर वाला कब बना था? 57 में। और ये ब्यूरो ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज 58। खादी ग्रामोद्योग, आरएफसी, राजसिको, पीआईपी, रिको, उद्योग और वाणिज्य विभाग का नाम का बदला 19 अगस्त 2000। फिर से शुरू करनी पड़ेगी। एक बार मोबाइल में चला के देख लो क्लास चल रही है नहीं चल रही। एक बार कोई चला के देखना क्लास ऑनलाइन चल रही कि नहीं चल रही। सबके लिए फ्री रखी हुई है, मत घबराओ, हमारा तो कोर्स नहीं लिया हुआ। चलिए भाई थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ऐसे तो ट्रेन नहीं हुई अपने से। एक चैप्टर में भाई, एक चैप्टर में 2-2.5 घंटे तो लगेंगे। कितना भी है चल रही, मतलब स्क्रीन ब्लैक आ रही है ना, मतलब बंद तो नहीं हुई ना? लाइट वापस आ गई? फटाफट चलाओ फटाफट। एक काम करो, पहले मुझे इसमें जाओ। आप क्या नाम है ये आपके? ओबीएस में जाओ। ओबीएस में जाओ। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? कैमरा नहीं चल रहा। क्या? एक आधी बात पढ़ लेंगे तब तक। आवाज तो जा ही रही रिकॉर्डिंग। हाँ तो भाई आगे बढ़ते हैं। तो एक कंपनी के जो जो काम होते हैं वो सारे काम इसके हैं। मेनली क्या याद रखना है, बना कब था? कब बना था? 1978 में। टोटल जो है वो राजस्थान सरकार 34 कंपनी है राजस्थान सरकार के पास। कितनी कंपनी है? 34। 34 राजकीय उपक्रम है, बस इतना से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगली संस्था की तरफ। वो है राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम। क्या काम होगा? वही सारे काम है, बस याद क्या रखना है हमने? ये याद रखना है 1984 का। क्या था? कौन से का? बुनकर वाले का है 1984। ये बेसिकली किस में काम करती है? कॉटन हैंडलूम सेक्टर के अंदर। क्या काम करेगी? वही कौशल वृद्धि करेंगे, विकास में सहायता कर देंगे, बिक्री के अवसर बढ़ा देंगे, तकनीकों से जोड़ देंगे। बेसिक फर्जी बातें हैं। एक कोई फैक्ट एक्स्ट्रा याद रखना, फर्जी नहीं सॉरी, बेसिक बात। अहमदाबाद गुजरात जो है वहां पर इसका एक केंद्र स्थित है राज्य से बाहर। वैसे राज्य में खूब सारे हैं, राज्य के बाहर भी एक केंद्र है। कहां पर? अहमदाबाद गुजरात। ये फैक्ट हम क्यों मेंशन कर रहे हैं? प्री में पूछे जाने चाहिए, हम क्यों मेंशन कर रहे हैं? ये फैक्ट ही बताएंगे कि आप पढ़ के आए हो।
वरना बॉल बच्चन वाली बातें तो मैं अभी आपको सिखा दूं, सारी संस्थाएं याद करने की जरूरत ही नहीं है, 5 बातें लिख के आनी है ना। ये जो फैक्ट है वो ये बताएंगे कि हाँ आप एक्चुअल में पढ़ के आए हो, ठीक है ना। तो अहमदाबाद गुजरात में क्या है, इसका एक केंद्र है जो कि राज्य से बाहर है। किसका? राज्य हथकरघा विकास निगम का। बस एक लास्ट संस्था बचती है, क्या एक और बचती है बस इसके बाद में, वो है राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड। राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड, राजस्थान में गैस से संबंधित, नेचुरल गैस है, सीएनजी है, इन सबको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने जो कंपनी बना रखी है उसका नाम क्या है? राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड। ये एक्चुअल में एक कंपनी है जो